इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत शिवसेना भी है। 1991 में यह सीट शिवसेना के पास रही थी और मोहन रावले यहां से जीतते रहे। लेकिन ताजा स्थिति में यहां की आबोहवा अब बदली हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के गढ़ में इस बार सेंध लगाने का काम करने की कोशिशें लगातार तेज करती नजर आ रही है एनडीए और आम आदमी पार्टी। वो बात अलग है कि चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जूझती भी नजर आ रही है। इस बार के चुनावी घमासान में दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से मैदान में मिलिंद देवड़ा के सामने शिवसेना के अरविंद सावंत और आप पार्टी से मीरा सान्याल चुनावी मैदान में हैं। इसके बावजूद भी मिलिंद देवड़ा को पूरी उम्मीद है कि जनता उनके काम को देखकर उन्हें एक बार फिर से चुनेगी। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है कि और जो मैंने प्रयास किया है केंद्रीय में मंत्री होने के बावजूद, सांसद होने के बावजूद, कि लोगों से रेगुलरली संपर्क में रहना, लोगों से मिलना, जाके जनसंपर्क अभियान चलाना, लोगों का जो छोटे जो लोकल काम है वो काम करने की कोशिश मैंने किया है। जो बड़ा काम है जैसे कि पुरानी बिल्डिंग्स की क्लस्टर रीडेवलपमेंट का काम, उसके बारे में हमने राज्य सरकार से मिलकर क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार किया है। इसका एक बड़ा मिसाल हम भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़े काम हमने किए, जिससे मैं मानता हूं कि लोग दोबारा हमें चुन के पार्लियामेंट भेजेंगे। मिलिंद देवड़ा को इस सीट पर सीधी टक्कर देते नजर आएंगे एमएनएस के बाला नंदगांवकर भी। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के उम्मीदवार अरविंद सावंत और आप पार्टी की मीरा सान्याल ने कांग्रेस और एनसीपी पर निशाना साधते हुए अपनी जीत का दावा किया है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी, अगर लोगों को लगे कि मुंबई का जो शहर है, हमारा जो शहर है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो बेशक आप उन्हीं को वोट दीजिए जिनको आप वोट देते आ रहे हैं। एमपी के स्थिर पर कांग्रेस पार्टी को, कॉर्पोरेटर के स्थिर को शिवसेना को। तो ऐसी स्थिति में आप देखो कि झुग्गी झोपड़ी वाला रहने वाला झुग्गी झोपड़ी में चाल के बारे में क्लस्टर की बात की थी। मैं आज भी आपको उमरखाड़ी में जाओ, वहां की जो पुरानी चाल थी वो तोड़ दी। वहां के लोग ट्रांजिट कैंप में गए। इनके पिताजी मुरली देवरा जी ने उसका उद्घाटन किया। आज भी बिल्डिंग नहीं बनी, आज भी लोग वही रहते हैं, वही जो ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। क्या काम किया? अब एक नजर डालते हैं इस इलाके की विधानसभा सीटों की स्थिति पर। दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट के तहत 6 विधायक आते हैं। कांग्रेस और एनसीपी के पास 4 विधायक हैं, बीजेपी का 1 विधायक और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का 1 विधायक है। 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेकर शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगाई थी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला था। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार समीकरण को जरूर प्रभावित कर सकते हैं। वसीम अंसारी के साथ आशुतोष पांडे, जिया। चुनाव से पहले की सरगर्मियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस शो में कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमीन पटेल जी, कांग्रेस के विधायक हैं इसी क्षेत्र से। शिवसेना के अरविंद सावंत हैं जो इस लोकसभा चुनाव में घोषित प्रत्याशी हैं। साथ ही आशा मामड़ी जी भी हमारे साथ हैं जो एमएनएस की महिला उपाध्यक्ष हैं। ये खुद भी इसी क्षेत्र से जुड़ी हैं। इसके अलावा मनोज भोयर हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम इस पूरी चर्चा के ऊपर विशेष टिप्पणी लेंगे। सबसे पहला सवाल पटेल जी से ही बनता है। अमीन पटेल जी, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के देवड़ा परिवार का अगर इस सीट के ऊपर वर्चस्व हम देखें तो पिछले 10 साल से कायम है। लगता है आपको कि जो तमाम वादे किए गए थे जनता से उसके ऊपर खरे उतर पाए हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले 10 सालों में जो मिलिंद देवड़ा साहब ने काम किया है वो फिर से इस बार इलेक्शन में आपको देखने मिलेगा। ये बात पूरी तय है कि 100% काम कहीं पर भी नहीं होता है, मगर अगर 80%, 85%, 90% अगर काम हो जाता है तो दैट मीन्स कि अगर कोई बच्चा डिस्टिंक्शन में पास हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि काम अच्छा हुआ है। मुझको पूरा यकीन और भरोसा है जो काम पिछले 10 साल में मिलिंद देवड़ा साहब ने किया है वैसा काम पूरे मुंबई में क्या पूरे महाराष्ट्र में किसी ने नहीं किया होगा। इतना अच्छा काम उन्होंने किया है, और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं, उन्होंने पूरे मुंबई, महाराष्ट्र और देश के लिए काम किया है। और खास करके जहाँ तक साउथ मुंबई का सवाल है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं पिछले 10 साल में लाई है जिससे अनगिनत लोगों को उसका फायदा मिला है, और उसी के बल पर, उसी के रिजल्ट को लेकर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अमीन पटेल जी, यहाँ पर हमारे संवाददाता भी क्षेत्र में गए, हमारी बात हुई, जनता ने कहा कि मिलिंद जी कभी दिखाई ही नहीं दिए और जिस तरह से आम जनता से रूबरू होना चाहिए उन्हें, वो दिखाई नहीं दिया।
ऐसा है कि अब तो बड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ये लोग जो कहते हैं, अब ये मुमकिन भी नहीं है किसी को, आपको मेरे को या किसी को पूरे देश में मुमकिन नहीं है कि 16.5 लाख वोटर है तो 16.5 लाख वोटर को पर्सनली जाके मिलना, ये संभव नहीं है। मगर आज आप मिलिंद भाई के पिछले 5 साल के प्रोग्राम अगर आप देखते हो तो आज ये हमको कहने की ज़रूरत नहीं, आज फेसबुक ट्विटर उसके ऊपर रोज़ फोटोज आते हैं कि आज मिलिंद देवरा साहब मुंबा देवी में थे, आज मिलिंद देवरा साहब शिवड़ी में थे, आज मिलिंद देवरा साहब वर्ली में थे। तो पिछले कई दिनों का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, सालों का रिकॉर्ड देखोगे, तो हर हफ्ते में वो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं। मिलिंद देवरा साहब की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो अपने वोटर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, यानी कि उनसे मिलने के लिए किसी नगर सेवक की, किसी आमदार की जरूरत नहीं। कोई भी आदमी चाहे तो उनकी ऑफिस में जाकर उनको मिल सकता है, या वो अपने एरिया में जब जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, तो लोग उनको डायरेक्ट मिल सकते हैं। अमीन जी, आपने कहा कि डायरेक्ट यहाँ पर मिलिंद देवरा जी अपने जनता से मिलते हैं। हम आशाताई से इस पर उनका रिएक्शन जान लेते हैं। सहमत हैं आप अमीन पटेल जी की बात से? उनसे मैं इतना पूछूंगी कि अगर आप कॉमन मैन को पूछो या जैसे बोलते हैं कि ग्रासरूट के लोगों को पूछो, जिनको जो आज की वोटर है, हाई रैंक का नहीं बोल रही, लेकिन जो ग्रासरूट की जो जनता है जो हमेशा वोटिंग के लिए आगे आती है, उनसे आप जाकर पूछो। अभी आपने जो प्रोमो दिखाया उसमें तो आपको मालूम हो गया कि कहाँ पर है। आज ऐसा है कि अगर हमको सांसद मिल जाएगा तो हम लोग 1000 बख्शिश देंगे, ऐसा कुछ लोगों में चल रहा है, तो इसके आगे और क्या कहना है? यदि आप पूरी तरह से सहमत नहीं है, हमारे साथ अरविंद सावंत जी भी है। अरविंद जी, आपको क्या लगता है जो विकास किया जाना चाहिए था, 10 साल का लंबा समय होता है, वो हो पाया क्या इलाके में? जो उन्होंने कहा कि किया, तो उस वक्त उन्होंने ये भी चीज नहीं बताई कि इस 10 सालों में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जो जिसके ऊपर जनता उनके ऊपर गर्व करे, अभिमान करे कि नहीं, ये हमारा सांसद है जिसने ये काम हमारे लिए किया है। मुझे नहीं लगता। अरविंद जी ने यहाँ पे बात उठाई है कि आखिर काम क्या किया, गिनाया जाए। यहाँ मैं इमारतों की प्रॉब्लम है, अगर कोई समाज की देखी जाए वो प्रॉब्लम्स है, ये तमाम जो प्रॉब्लम है ये जस की तस है, सालों से। जी नहीं, मैं अरविंद जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको मौका दिया कि मिलिंद देवरा साहब ने क्या काम किया आपके माध्यम से लोगों को बताने के लिए। मिलिंद देवरा साहब जब पहली बार सांसद थे तो उन्होंने जो सबसे बड़ा मुंबई, क्योंकि जो दक्षिण मुंबई का इलाका है वो मेन मुंबई है, लोग यहीं पर आके बसे और यहाँ से मुंबई फैली है, सबब और ये सब बाद में बना है। तो इस इलाके के अंदर बहुत ही जूनी इमारतें हैं, बहुत ही खस्ता हालत में है, बहुत ही जर्जर है, और उसका रीडेवलपमेंट और उनमें बहुत छोटे घर में, अभी मुझको पता नहीं आपने देखा कि नहीं, मगर जिस इलाके से मैं नगर सेवक जीता पहली मरतबा, वहाँ पर लोग जो है 80 स्क्वायर फीट का भी कमरा जो उनके लिए एक लग्जरी होता है, बड़ा कमरा होता है, यानी कि वहाँ 50 फुट 60 फुट, और लोग आज भी उस इलाके में रास्ते पर सोते हैं, अपने घर में सोने को जगह नहीं है। मिलिंद भाई ने पिछले एक टर्म के अंदर जब विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने उनको इस घर का चटाई क्षेत्र जो कारपेट एरिया वो बढ़ाना चाहिए। और आज बड़ी खुशी की बात है, जो लोग 80 और 100 फुट के घर में रहते थे, उनकी बिल्डिंग अगर रीडेवलपमेंट में जाती है तो उनको 300 फुट का मकान मिलता है। लेकिन वो मकान आखिर रीडेवलपमेंट के तहत मिलने की तो बात की जाती है, लेकिन वो नसीब होता है या नहीं होता है, मैं आपको उनकी जो परेशानियां हैं वो क्या कुछ है उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, बहुत जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट की, और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे थे जिस तरह से ब्रेक से पहले अमीन जी ने बताया कि मिलिंद देवरा साहब ने बहुत ज्यादा काम किया अपने क्षेत्र में, और जो कम क्षेत्रफल का घर था अब उनको बड़ा क्षेत्रफल का घर मिल गया है। ऐसे लोग मौजूद है दक्षिण मुंबई में, लगता है आपको ये सही बात है? अभी मुझे तो बड़ा मतलब हंसी लग रही है इस बात पर। 1995 में हमारी सरकार आई, शिवसेना भाजपा की सरकार आई,
उस वक्त झुग्गी झोपड़ियां, चाइल्ड की डेवलपमेंट तो और भी आ गया, तो मैं उसमें भी आता हूँ। झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वसन करने का कानून बनाया, पहली बात सुन। उस वक्त कानूनन कहा कि 1995 के पहले जो झुपड़ियां है उसको नियमित किया जाएगा, और उनको उस वक्त 225 स्क्वायर फुट की जगह देने की बात 1995 में हमारी सरकार जब आई तब हुई। उसके बाद में वही एक मुद्दा लेकर इमारतों की पुनर्वसन की बात आई। अब इमारतों की पुनर्वसन की जब बात आती है, मैं एक दो, मुझे बाद में अमीन साहब का वो इलाका आता है नहीं आता होगा, उमर खाड़ी है। उस उमर खाड़ी में जो इमारतें पुनर्वसन के लिए मिलिंद देवरा जी के पिताजी मुरली देवरा साहब ने उसका भूमि पूजन किया, वहां के लोग हटाए गए। आज 15 वर्ष हुए, इमारत खड़ी नहीं हुई, लोग जाके ट्रांजिट कैंप में आज भी रहते हैं। बिल्कुल, क्या पुनर्वसन किया आपने? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है, और क्योंकि ये जनता को बहुत परेशान करता है। प्रधानमंत्री की कानूनन कैसे गैर व्यवस्था होती है। वो कहने लगे भाई ये प्रधानमंत्री की योजना, उसमें इमारतें बनी गई, उसकी जिम्मेवारी भाड़ा के पास नहीं आती, ये खुद अपना बिल्डिंग आप सोसाइटी बना लो। अभी कोई भी अगर नई बिल्डिंग बनी उसकी कुछ लाइफ होनी चाहिए। अगर वो इमारत 10 वर्ष के अंदर डिलैपिडेटेड कंडीशन में आती है, लोगों को डर लगता है उसमें रहने के लिए, क्या बनाया आपने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप अपने लिए बात कीजिए, हमारे मुख्यमंत्री के साथ है और हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ा अच्छा काम किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी फाइलें पड़ी है, उसके ऊपर निर्णय नहीं होता। अभी जो संघर्ष चल रहा था, क्या संघर्ष था? निर्णय नहीं हो रहा है। निर्णय जब खुद देश के कृषि मंत्री कहते हैं लकवा गिरा हाथ को, किसको कहा? निर्णय नहीं होता है। बहुत बड़ा सवाल है, आम जनता के पास ही जाया जाता है ताकि वोट मांगा जाए, और मुझे लगता है कि वोट बैंक उसे ही कहा जाता है कि जो निचला तबका है, और इसीलिए चुनाव के समय पर उन्हें ही सबसे ज्यादा नेता टारगेट करते हैं। उनकी परेशानियां हल नहीं हुई तो फिर आगे क्या होगा? किमी जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हम सिर्फ चुनाव के टाइम पे लोगों को टारगेट नहीं करते, हम 5 साल तक उन लोगों के साथ रहते हैं। और ये मेरे की बहुत अच्छी बात है कि आशा ताई मेरे बाजू में बैठी हुई है। आप उनसे पूछिए कि हर रोज, जैसा उन्होंने बताया एक बिल्डिंग गिरी, उन्होंने मुझको बताया, सिर्फ मैं गया नहीं वहां पर, जाकर मिलने के बाद में जो एमएलए फंड, दूसरे दिन उनको फंड दिया गया कि आप बिल्डिंग बना लीजिए। जो 2 करोड़ रुपए की निधि एज ए एमएलए मुझको मिलती है, वो पूरी की पूरी निधि मैं कुछ काम में नहीं लेके पुरानी बिल्डिंगों की मरम्मत के अंदर उसको खर्चा करता हूँ। उसका आरटीआई से और दूसरे कानून से आप लोग उसकी मालूमात ले सकते हैं। आपने अपने प्रोमो में दिखाया कि पानी नहीं आता है। पानी की सबसे बड़ा समस्या है खास करके इन इलाकों के अंदर। आज पिछले 18-19 सालों से मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना बीजेपी की सरकार है। मैंने 10 साल तक मैं नगर सेवक रहा हूँ। 10 साल में कम से कम 10 मरतबा मैंने हाउस में वो चीज़ उठाई है कि ये ब्रिटिश के टाइम की पाइप है, एक बड़ा फंड लगा करके। क्योंकि हमारे इलाकों में क्या होता है, जहाँ से ड्रेनेज का पाइप जाता है, जहाँ से हाउस गली जिसे कहते हैं ड्रेनेज, उसी के अंदर से पीने का पानी का पाइप जाता है। ये पाइप सब सड़ गए हैं, इसको जंग लग गया है। आज 27,000 करोड़ का मुंबई महानगर पालिका का बजट, मगर दक्षिण मुंबई के अंदर पानी के पाइप बदली करने का काम जिस पैमाने से होना चाहिए, कॉर्पोरेशन को जिस तरह से फंड देना चाहिए उस तरह से नहीं। ये मान रहे कि जो काम होना चाहिए वो हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि वो महानगर पालिका का है, वो मेरे हाथ में या खासदार साहब के हाथ में नहीं है, वो महानगर पालिका के हाथ में है। क्योंकि उसके लिए करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ में काम नहीं होगा, उसके लिए कई 100 करोड़ रुपए लगेंगे वो पानी की पाइप बदली करने के लिए। लगता है कि हमने 2 समस्याएं उठाई, एक जर्जर इमारत की होती है और एक पानी की प्रॉब्लम जो होती है, उन दोनों की समस्याओं का हल नहीं हुआ है। इसके अलावा भी नहीं, जर्जर इमारतों के जैसा मैंने बताया गया, पीएमजी की बिल्डिंग है उसके लिए 125 करोड़ रुपए, 66 बिल्डिंग के 125 करोड़ दिए। आज जो है 33/7 और 33/9 में जो फायदा नहीं मिल पाया है जनता को, मिला है। आज पुरानी बिल्डिंगें बहुत सारी बनी है हमारे इलाके में, बहुत सारी बिल्डिंगें रिडेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर और भी परेशानियां हैं, हॉस्पिटल की परेशानी है, स्कूल्स की भी परेशानी है, तंग गलियों की जो परेशानी है वो नहीं सॉल्व हो रही है। 2 तबके भी हैं यहाँ पर, एक अमीर तबका है और एक गरीब तबका है। गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा 5 वर्ष हम निर्णय लेते, मैं आपसे 5 वर्ष लोगों के साथ रहते हैं, निर्णय भी करती सर। हाँ बिल्कुल कर, बिल्कुल कर। तो मेरा आपसे एक दरखास्त है, आपसे प्रार्थना है, आप खुद जाकर पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने कितने निर्णय लिए देखो। ये सारे निर्णय अभी चुनाव के समय होते हैं। 5 वर्ष क्या किया?
प्रधानमंत्री की बिल्डिंग जो बनाई इनकी हालत इतनी बुरी है कि कभी भी गिर जाएगी। फिर इन्होंने एक और मसला किया, ज्वाइंट वेंचर कर दिया, एक भाड़ा और प्राइवेट बिल्डर के साथ में। लोअर परल की मकान ही खाली करके निकाल गए और वो बिल्डर भी नहीं काम कर रहे, ना भाड़ा काम कर रहे, कौन करेगा? भैया आपकी सरकार एक कान खींच लो, कुछ नहीं कर रहा है। अरे जी, आप खुद भी प्रत्याशी हैं, आपने बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है क्षेत्र की गिनाई है, साउथ मुंबई की गिनाई है। एक बात कहना चाहता हूं। आप किन मुद्दों को लेकर इस बार उतरने वाले हैं? मुद्दों को लेकर एक और बात, इन्होंने पानी की बात कही, महानगर पालिका का हमें सवाल ही नहीं उठता। इनके अभी नगर से चुन कर गए, क्या करते हैं? निधि मिलता है ना, एक 65 लाख रुपया मिलता है। 65 लाख रुपए के अंदर अरविंद भाई, मैं मानता हूँ ना, ये जो मुद्दा है, नहीं अरविंद भाई, एक मिनट अरविंद भाई, उसमें ऐसा है कि जो पानी का जो पाइप का मसला है वो नगर सेवक सॉल्व नहीं कर सकता है। इसके लिए कम से कम 3000 करोड़ रुपया लगेगा जो देना पड़ेगा। दो चीजें आपने और भी कही थी, पानी और अस्पतालों की बात, थोड़ा सा स्वास्थ्य की बात है। पहले पानी की बात करता हूँ, मुझे गर्व है, अभिमान है, यह एक पहली मुंबई महानगर पालिका पूरे देश में जिसने खुद का डैम बनाया। और डैम बनने के बाद में भी हम मुंबई शहर को पानी नहीं दे पाए क्योंकि राज्य की सरकार एक ब्रिज बना रही थी, वो ब्रिज पूरा नहीं हो रहा था करके पानी नहीं दे रहे थे। देखो ये आपको मानना पड़ेगा, डैम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो सबके सामने, डैम हुआ कि नहीं हुआ? डैम के लिए आप एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर उस वक्त उनको पूछोगे, डैम की परमिशन लेने मिलिंद देवरा गए थे एनवायरमेंट में, आप पूछिए, मैं आपको झूठ नहीं है, मैं आपको एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर का नाम और नंबर देता हूँ, पूछिए कि जब फाइल अगर रुकी हुई थी तो मिलिंद देवरा ने खुद जाके एनवायरमेंट से परमिशन लाई। सरकार ने बनाया, हमारे राज्य में बनाया, तो उसका क्या सवाल आता है? अच्छा डैम बनाया, पानी दिया, अब रही स्वास्थ्य की बात, अस्पतालों की बात, फिर दोबारा कहता हूँ, ये मुंबई महानगर पालिका है जिसने ये नए अस्पताल उपनगरों में बनाए, जोगेश्वरी में बनाया, काटकोट में बनाया, मतलब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना रहे। राज्य की सरकार ने पिछले 5 सालों में 10 सालों में एक भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया क्या? बता दो, हम साउथ मुंबई की बात कर रहे हैं, जी, तो साउथ मुंबई कुछ कहना चाहती है, पहले हम उनकी हॉस्पिटल के बारे में। आप अस्पताल के बारे में कुछ कहना चाहती है? आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि एक अमित भाई वैद्य हैं जिनके दक्षिण मुंबई में 5 विधायक हैं। 5 विधायक होने के बावजूद उनके नगर सेवक चुनकर आए हैं। और जैसे अभी सावंत साहब ने कहा, महानगर पालिका में उनकी सत्ता है, स्टेट में इनकी सत्ता है। दोनों में से अगर कंपैरिजन करो तो आज सम्मानीय बालानंद जोकर साहब जो शिवड़ी से विधायक हुए हैं, आज उन्होंने कितने सारे प्रोग्राम किए हैं जो ये 5 जनों से टक्कर ले सकते हैं। आज वाटर का अगर ये बोल रहे हैं तो वाटर कंजर्वेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट हम लोग शिवड़ी में कर रहे हैं। इसके लिए हमको किसी से पूछना नहीं पड़ा, हम लोग कर रहे हैं। अगर उनको फंड कम गिरा तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का फंड उसमें यूज किया है। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए उन्होंने भवन बनाए, महिलाओं के लिए जो विडोज है वो उनके लिए रोजगार चाहिए, बच्चों के उनके रोजगार चाहिए, इसके लिए महिला भवन का उनका आयोजन है। देखो काम करने की अगर मन से अगर अपने को इच्छा हो तो कोई भी कर सकता है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो इलेक्शन के टाइम पे होते रहेंगे और हम लोग देखते आए हैं। प्रैक्टिकल वर्क कहाँ है? बिल्कुल हमको प्रैक्टिकल वर्क चाहिए। बिल्कुल आपसे इस पर रिएक्शन हम जरूर जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। बहुत जल्द लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं दक्षिण लोकसभा सीट की और मुंबई की ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आशा ताई ने एक सवाल उठाया कि फंडिंग का सही इस्तेमाल अगर करने की मंशा हो तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। अमीन पटेल जी हमारे साथ है, उस पर आपका रिएक्शन? देखिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, हम तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की और बात कर रहे थे, आशा ताई ने जिस बात पर रोशनी डाली, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जे हॉस्पिटल के अंदर मुरली देवरा साहब ने और मिलिंद देवरा साहब ने 100 करोड़ रुपया सेंटर से और 20 करोड़ रुपया स्टेट से लगे 120 करोड़ रुपए का जे हॉस्पिटल में काम हुआ है, एक काम। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले लीनियर एक्सीलेटर मशीन 32 करोड़ रुपया खर्चा करके 20 करोड़ रुपया ONGC से, सॉरी गेल से, और 12 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट से लगे कामा हॉस्पिटल के अंदर उस मशीन को चालू की। महाराष्ट्र के अंदर पहली कैंसर के लिए लीनियर एक्सीलेटर मशीन है।
जीटी हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनें लगवाई। तो हेल्थ के ऊपर इस इलाके के अंदर हमारे खासदार साहब ने बहुत काम किया है। और आज जे हॉस्पिटल में सिर्फ साउथ बॉम्बे के लोग ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश के लोग वहाँ पे आके इलाज करवाते हैं। और अब जो जे हॉस्पिटल में जो नया एक्सपेंशन होने जा रहा है, जिसके इंटरनेशनल टेंडर कॉल होने जा रहे हैं, तकरीबन 600 करोड़ रुपए का काम जे हॉस्पिटल में होने जा रहे हैं। 600 करोड़ का काम ये मिलिंद देवरा जी ने इसको करवाया और इसके इंटरनेशनल टेंडर और सब कॉल होने जा रहे हैं। मिलिंद देवरा साहब का एजुकेशन पे ध्यान है, एजुकेशन के साथ में स्पोर्ट्स पे ध्यान है। आज उनकी हर साल जो फुटबॉल का जो कैंप लगता है, 2 लोग, डेविड बेकम का जहां बेटा ट्रेनिंग लेता है, डेविड बेकम जो मशहूर फुटबॉल प्लेयर है, उनके बच्चों के साथ में इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों को लंदन में ट्रेनिंग दिलवाते। हम हर साल मिलिंद देवरा साहब जॉब फेयर लगाते, हजारों लोगों को वहाँ पर नौकरी दी जाती है, बड़ी बड़ी कंपनी में दी जाती है। के ऊपर भी कई सवाल उठे कि वहाँ पर नौकरियां तो मिली लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और है, उनकी ज्वाइनिंग हो पाई या नहीं हो पाई। हमारे पास पूरा डेटा है, हमारे पास किम जी हमारे पास उसके ऊपर पूरा डेटा है, मैं पूरा डेटा दे सकता हूँ। आज जो पहले जॉब फेयर में जो लोग काम पे लगे थे, आज तक वो उसी कंपनी में तरक्की करके आगे जा रहे हैं। आशा जी से इसके ऊपर रिएक्शन हमने अमीन भाई के जो उन्होंने बात की अभी, पहले मैं हॉस्पिटल की बात लूंगी। जे हॉस्पिटल और नायर हॉस्पिटल ऐसे है कि वहाँ पे महाराष्ट्र से लोग आते हैं, लेकिन शायद अमीन भाई भूल गए कि साउथ बॉम्बे में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक छोटा सा हॉस्पिटल, गौराबाई मेटरनिटी हॉस्पिटल आज 15 साल से बंद है। बाकी वहाँ पे गायना की कोई हमें लगता है इस पूरी स्थिति से वाकिफ अमीन जी गए, उन्होंने भी ये बात नहीं मैं आशा जी को बताना चाहता हूँ कि गौराबाई मेटरनिटी हॉस्पिटल है, मुंबई महानगर पालिका का हॉस्पिटल है और उसके अंदर एमपी का कोई फंड नहीं लगा है। मुंबई महानगर पालिका जयराज पाठक जब म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उनके बाद जब मैं नगर सेवक था 209 नंबर वार्ड का, जब मैंने एक प्रपोजल रखा था कि 10 साल, आज 15 साल हो गए और 10 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है कि इस हॉस्पिटल को 5 करोड़ रुपया चाहिए और 5 करोड़ रुपया देकर अब इसको 2.5 करोड़ रुपये का उन्होंने फंड दिया और 2.5 करोड़ का काम भी हुआ। और उसके बाद में बीएमसी ने डिसीजन लिया कि इस हॉस्पिटल को हम पैसा नहीं देंगे। अब मुंबई महानगर पालिका का हॉस्पिटल, शिवसेना बीजेपी की सत्ता, अब वो फंड नहीं देंगे। मगर मुझको बहुत खुशी है कि 15 दिन पहले जो अभी के म्युनिसिपल कमिश्नर है सीताराम कुंटे जी, और वो मैंने सुबह 6:30 बजे हॉस्पिटल का विजिट लिया है और हमने इसको तय किया है, अभी कॉर्पोरेशन ने इसको तय किया है, मेरी उसके बहुत प्रयास रहा है कि हम आज कैंसर के लिए, उस इलाके में कोई हॉस्पिटल नहीं है तो एक कैंसर के लिए एक हमने अभी फिलहाल अलियाबाई होलकर हॉस्पिटल है जो डॉक्टर रोड में, उसमें कैंसर का हॉस्पिटल का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू किया। चैरिटेबल कैंसर का हॉस्पिटल गौराबाई मेटरनिटी होम जो कमाटीपुरा में, उसके अंदर भी शुरू करने के लिए मैं आशा ताई को हमारी पता नहीं होगा, मैं 15 दिन पहले ये निर्णय हुआ है, 15-20 दिन हो गए। कुंटे साहब जो आप भी म्युनिसिपल कमिश्नर है वो और उनकी पूरी टीम आकर देख के गए और बहुत जल्दी उसके ऊपर जो है कैंसर का हॉस्पिटल हो जाएगा। इस समय बहुत जल्दी निर्णय हो रहे हैं और वही सब नजर आ रहा है आपकी चर्चा से, उसका अमल नहीं होता। सबसे बड़ी बुरी बात ये भी हो सकती है, लेकिन ये बात है कि अगर हम कुछ कहें तो अमल अगर समय पर हो तो उसका कुछ लोगों को लगता है कि भैया कुछ काम किया। चलिए, अमीन जी को पूरी उम्मीद है कि मिलिंद जी को एक बार फिर से जनता मौका देने वाली है। वहीं अरविंद जी कई जनता के मुद्दों को लेकर उनके बीच में जाने वाले हैं और उनका कहना है कि जीत उन्हीं की होगी। इसके अलावा आशा जी का कहना है कि उनके प्रत्याशी बालानंद गांवकर जी ही जीतेंगे। बहरहाल इस पूरी चर्चा पर हम मनोज भूया जी से भी बात करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं। आपने मनोज जी पूरी चर्चा सुनी, क्या लगता है आपको कि दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र का क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है? किमी, इस बार का 2014 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। अब इन मुद्दों पर क्या देवरा फैमिली ने या फिर मिलिंद देवरा ने मंत्री होते हुए या सांसद होते हुए क्या करिश्मा दिखाई है, सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ मिल वर्कर का इश्यू है। सीपीआई के प्रकाश रेड्डी भी इसी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मिल मजदूरों पर उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। मीरा सन्याल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कमाल दिखाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो भी किया हाल ही में। ऐसे इसमें 10,000 वोट लेने वाली सन्याल अगर बहुत ज्यादा वोट लेती है इस चुनाव में तो जाहिर सी बात है कि एक अलग चुनावी परिणाम देखे जा सकते हैं। एमएनएस है, शिवसेना के अरविंद सावंत है और मीरा सन्याल और साथ में प्रकाश रेड्डी भी अपना नसीब आजमा रहे हैं। ऐसे इसमें महज जमीनी हकीकत के जो मुद्दे हैं, जमीनी हकीकत से वाकिफ कराने वाले, वो मुद्दे हल हो पाए या नहीं, और दूसरा आम आदमी पार्टी का क्या करिश्मा दिखता है ये भी। और शिवसेना को एक तगड़ा झटका जरूर बैठेगा क्योंकि एमएनएस चुनावी मैदान में, इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
बहरहाल दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है आम लोगों को रिझाने में। आज हमने दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक हालात को समझा, फिर होंगे हाजिर और मुंबई के दूसरे लोकसभा क्षेत्र से आपको कराएंगे रूबरू। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। GR न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।